हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्टडी IQ IAS चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पिछली क्लास में चर्चा की थी अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी यानी कि जिसने भारत के बारे में एक विशेष जानकारी प्रदान की थी। आज उसी श्रृंखला में हम अगली बात कर रहे हैं एक प्रमुख इतिहासकार, एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता एक ऐसा यात्री जो पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकला था और कहते हैं कि लगभग 75,000 मील पूरे चक्कर काट करके अरब देशों में मक्का मदीना होते हुए वो भारत आया और वह भारत से होते हुए, सोचिए यहाँ पर कुछ साल गुजारे उसने, और उसके बाद यहाँ से होते हुए चाइना पहुंचा, चाइना से फिर ऊपर से होते हुए वापस अपने देश पहुंच गया, अरब देश मोरक्को में। तो सोचिए, इसीलिए उसको एक अनोखा यात्री भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसने भारत के संदर्भ में ऐसी विशेष जानकारियां दी हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, एक ऐतिहासिक स्रोत लिखने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ की भारत की सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी काफी कुछ स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। इसीलिए इसे हम एक अनोखा यात्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह कोई राजदूत नहीं है, यह कोई भी काम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ विदेशी व्यक्ति नहीं है कि चलो हिंदुस्तान में रह के काम करेंगे, बल्कि एक भ्रमणशील युवा है और यहाँ पर आकर के सोचिए कई साल यहाँ गुजारे उसने। उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और आप देख सकते हैं इब्न बतूता एक अनोखे यात्री के सफर में, ठीक है ना। चलिए इसको चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक, इब्न बतूता का एक सामान्य परिचय जिससे कि हमको पता चल सके कि आखिर वो क्यों निकला था, कैसे निकला था, क्या हुआ था, उसे यात्री क्यों कहते हैं। और दूसरा, उसने जो किताब लिखी है किताब उल रहला, जिसमें भारत का वर्णन किया गया है, जो कि कहा जाए कि एक ऐतिहासिक किताब तो है ही, ध्यान रखना, साथ के साथ वह सामाजिक आर्थिक इतिहास का स्रोत भी है। ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाली एक पुस्तक है। ध्यान रखना, ऐतिहासिक तो है ही, ऐतिहासिक स्रोत तो है ही है, लेकिन भारत के सामाजिक आर्थिक जो स्रोत हैं उनके संदर्भ में भी बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करती है। इसीलिए हम जिसे दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि एक इब्न बतूता का सामान्य परिचय और दूसरा किताबुल रहला के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लेते हैं, जो कि आप सब लोग जानते भी होंगे हकीकत में, या नहीं भी जानते होंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इब्न बतूता ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आप ये सुन लीजिए आज कि इब्न बतूता ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी इस नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं है। अब फिर कहोगे, फिर ये जो आया था भारत में जिसका फोटो हमने लगा रखा है, फिर ये कौन है? ये इब्न बतूता नहीं है। इस व्यक्ति का नाम है जो भारत में आया था, उसका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ध्यान रखना, यानी कि जिसे हम इब्न बतूता कहते हैं उसका वास्तविक जो नाम है, ध्यान रखिएगा, उसका वास्तविक नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, या मोहम्मद अबू अब्दुल्ला कह सकते हैं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, ये इसका वास्तविक नाम है। तो फिर इसे इब्न बतूता क्यों कहते हैं? इब्न बतूता इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इब्न बतूता इसका जाति कह लीजिए या इसके वंश का नाम है, इसके वंश का नाम है इब्न बतूता।
ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोगों को जानकारी है इस चीज की, इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि इतिहास हमको बहुत सारी वास्तविक चीजों के बारे में जानकारी देता है, वास्तविकता को बताता है, लेकिन उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। जाति का नाम है इब्न बतूता, यानी कि इनके पिता का उपनाम भी इब्न बतूता है, इनके दादाजी के भी नाम का इब्न बतूता है, यानी खानदानी नाम जो है, इनके खानदान का नाम इब्न बतूता है, लेकिन दुनिया भर में यह प्रसिद्ध हो गया इब्न बतूता के नाम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाना गाने लगे इब्न बतूता बगल में जूता, वो गाने वाला मत नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये इब्न बतूता है, क्लियर हो गया पहली बात। दूसरा, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो है, इसकी जो जाति है, ध्यान रखिएगा, जाति से ये शेख है, यानी कि हम कह सकते हैं उच्च जाति का है, शेख है। कहां का रहने वाला है? ये अरब देश का रहने वाला है। अरब देश में एक जगह है जिसका नाम है मोरक्को, मोरक्को का रहने वाला है, का निवासी है। ध्यान रखिएगा, अरब में मोरक्को देश का यह निवासी है। मोरक्को में एक छोटी सी जगह है ट्रांजियर, वो उसका गांव है। फाक भी कहते हैं उसको, फाक भी कहा जाता है, ट्रांजियर भी कहा जाता है। उसी क्षेत्र का ये रहने वाला है, यहीं पर वो ये पैदा हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखना, इनके जो पिता हैं, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता के जो पिता हैं वो वहां पर एक काजी थे जिनका नाम था शेख अगुल्ला। पिता क्या है? काजी, और पिता का नाम है शेख अगुल्ला, ध्यान रखना। और ये कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, काजी का जो जो वर्क है, कार्य है इनका, काजी मतलब आप जानते हैं मुस्लिम में जो न्यायाधीश होता है, न्याय का कार्य करता है, उसको काजी कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये इब्न बतूता बताता है कि काजी इसका खानदानी पेशा है, यानी कि इसके खानदान के लोग, इसका जो काम है वो काजी का है, यानी कि इसमें इसके परिवार में इसका भाई भी है जो एक दूसरे देश में, स्पेन के क्षेत्र में जाकर काजी का काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, मतलब उसी तरह से दूसरे देश में चला गया और वहां जाकर के उसने काजी काम किया। इसके पिता भी काजी काम करते हैं। ये भी सोचिए, हिंदुस्तान में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भी काजी के पद पर ही नियुक्त किया था, तब बताता है कि ये है। ओके, तो बात समझिएगा, इसके पिता का जो नाम है शेख अब्दुल्ला, उन्हीं के घर में यह 24 फरवरी 1304 को पैदा हुआ था। ध्यान रखना, 24 फरवरी 1304 को इसका जन्म हुआ। अब कहोगे क्या इसका जन्म हमको जानना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी उम्र कितनी थी। ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, एक चीज और समझ लीजिएगा, हुआ ये इसके बाद में मात्र 22 साल की उम्र में, 21 साल कुछ महीने की उम्र में, लगभग 22 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के सभी लोगों को रोता विलखता हुआ छोड़ करके अकेला ही, ध्यान रखना, अकेला विश्व भ्रमण के लिए निकला। विश्व भ्रमण के लिए चला था, सबको छोड़ करके मात्र, यानी कि सारी चीजों को उसने छोड़ दिया, सारी चीजें कर दी और इस तरीके से वो निकला। सबसे पहले जब ये यहां निकला, ध्यान रखना, सबसे पहले जहां पहुंचा, तो ये सबसे पहले निकला, सर्वप्रथम ये गया है मक्का मदीना, उस साइड में लोगों के साथ, कभी मतलब जो झुंड जाता है व्यापारियों का, उनके साथ हो लिया, कभी किसी घुड़सवार के साथ हो लिया, कभी किसी के साथ हो लिया, इस तरीके से ये चलता रहा। और लगभग मान के चलिए तो कहा जाता है कि इसने लगभग 70 से 75 हजार मील की यात्रा की है अकेला ही। ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो मक्का मदीना पहुंचा और मक्का मदीना के बाद में ये अलेक्जेंड्रिया पहुंचा,
जैंड्रिया। उसके बाद देखेंगे तो ये पहुंचा क्रीमिया, खीवा, बुखारा। क्रीमिया तो जानते हैं ना, क्रीमिया की कीचड़, क्रीमिया, खीवा, बुखारा। बुखारा से होते हुए सीधा ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए सिंध क्षेत्र, और सिंध क्षेत्र में इसने सिंध नदी को पार किया, और सिंध नदी को पार करके ये पहुंचा सीधा आपके कहां पर, ध्यान रखिएगा, भारत में, पैदल पैदल। इस तरीके से ये इसका रास्ता है। अकेला ही सब लोगों के साथ में, कभी अकेला कभी सब लोगों के साथ में, ये घूमता हुआ यहां तक पहुंचा है। ठीक है ना, आपके यहां पर कब पहुंचा ये, लगभग 1333 के आसपास। अब कहोगे सर 1304 में हुआ, बिल्कुल 28-29 साल की उम्र में पहुंचा है, 21 साल की उम्र में निकल गया। सोचिएगा, तो इतनी उम्र में तो पहुंचना स्वाभाविक है। ठीक है ना। और अब यहां पहुंचा तो भारत में शासन है किसका, यहां का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्वागत किया। ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो ये उसने स्वागत किया, इस तरीके से हिंदुस्तान में पहुंचा। अब बात आती है तो वे हिंदुस्तान में इसका नाम क्या पड़ा, कैसे नाम पड़ा, और इब्न बतूता ही क्यों कहने लगे, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद क्यों नहीं कहते इसको। आपको बता दें कि भारत में इसका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद भी नहीं था। इब्न बतूता तो सिर्फ कहते हैं, इसका नाम वो भी नहीं लिया गया था। भारत में इसका नाम रखा गया था मौलाना बदरुद्दीन। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता का जो नाम रखा गया भारत में, भारत में नाम ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, मौलाना बदरुद्दीन कहा जाता है इसको। ओके, ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, हल्के फुल्के ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। कैसा कि कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से, कभी 1 नंबर से लटके ही रह जाते हैं। इसलिए जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और मैं भी यहाँ पर कोशिश करता हूं कि यूट्यूब पर आप लोगों को उल्टा सीधा ना पढ़ा करके, एंजॉय ना करा करके, आपका समय का सही सदुपयोग किया जाए और आपके लिए प्रॉपर तरीके से वो चीजें उपलब्ध कराई जाए जिसकी आपको जरूरत है। चाहे देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ध्यान रखना, लेकिन आप में से अगर 10% भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो और अच्छी बात है। ध्यान रखना, किसी का नुकसान ना हो, पढ़ने वाले का बिल्कुल भी नुकसान ना हो, ना पढ़ने वाला तो ना पढ़ने वाला ही है। ठीक है ना। तो वो इन सब चीजों को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस आईएएस दोनों जगह पर पूछ लिए जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे यार, आधा आधा से पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आए कहां से। बेटा, हम लोगों ने कभी भी प्री फेल होने का मुंह नहीं देखा कि प्री फेल होते कैसे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ इतना लिया कि कहीं से भी कुछ भी पूछो, आई नो वेरी वेल। पेपर पास करने लायक ढंग से पढ़ रखा था, फेल नहीं होंगे, तो उतना एक बार पढ़ जाइए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये आया, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में इसका नाम क्या रखा गया, मौलाना बदरुद्दीन। कैसे, क्योंकि इसी में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता देता हूं, यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में लें इब्न बतूता का स्वागत किया। दूसरा, उसने यहीं पर समझिएगा, उसने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया। नियुक्त किया, और लगभग ये 7 वर्ष यहां पर रहा।
कितने? 7 वर्ष। अब कहोगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में विदेशी लोग जो आते थे, खासकर विदेशी यात्री जो आते थे, उनको बड़ा सम्मान की दृष्टिकोण से देखा जाता था, बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से, इसलिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता था। कारण क्या था कि ये लोग आ रहे हैं तो दुनिया भर से घूम के आ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी और यहां से घूम के जाएंगे तो हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, इसलिए हमारा नाम भी होगा। तो दोनों तरफ से चीजें हैं, एक उनके ज्ञान, उनकी समझ का सम्मान करना और अपनी एक इमेज बनाना कि जब ये यहां से जाएंगे तो हमारी एक अच्छी इमेज, अच्छी पहचान, अच्छी नाम के साथ जाएं, इसलिए उनका सम्मान किया भी जाता था। तो दोनों चीजें थी सम्मान करने की, इसलिए इनको ये सब हमने कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका सम्मान करने की कोशिश की, ठीक है ना। यहीं पर इब्न बतूता का जो नाम है दोस्तों, नाम क्या मिलता है? ध्यान रखिएगा, नाम मौलाना बदरुद्दीन। नाम दिया गया। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? इस तरीके से वो भारत आ गया, भारत के बारे में अब वो सारी चीजें बताएगा, क्या करेगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा, यहीं आने के बाद उसने लगभग मान के चलिए तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 1335 के आसपास में उसने किताब लिखी थी अपनी, ठीक है ना। उसने कई सारी किताब लिखी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी किताबुल रहला, ठीक है ना। इब्न बतूता की कई पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनको आप देख लीजिए। सबसे फेमस तो आप जानते ही हैं, किताब उल रहला। किताब उल रहला, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही है। इसके अलावा जो ध्यान रखिएगा, एक किताब है अजाइबुल असफार, दूसरी किताब है अजाइबुल असफार, एक किताब ये है। एक किताब है सफरनामा ए इब्न बतूता, सफरनामा ए इब्न बतूता, ये इसकी किताब है, ठीक है ना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, किताबुल रहला जो है ये उर्दू में भी, उर्दू में ध्यान रखना, फारसी में, ये सब किताबें जो लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा, ये अरबी भाषा में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? अरबी भाषा में लिखी गई किताबें हैं। देखिए, सामान्य किताब, सामान्य तौर पर जब आप पढ़ेंगे तो केवल एक किताब के बारे में आपको जानकारी मिलती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको 2 किताबें और अच्छे से बता दूं जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, ध्यान रखना, इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। अब कहोगे क्या इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ? यस दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1933 में इसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद हुआ। इसको नोट कर लीजिएगा, 1933 में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ। और किसने किया? आप सोचेंगे, बनारस विद्यापीठ, समझिएगा, आपके जो प्रमुख जो क्षेत्र है, प्रमुख जगह है, ठीक है ना, काशी विद्यापीठ भी जिसे कहते हैं, बनारस विद्यापीठ या काशी विद्यापीठ, उसने इसको प्रकाशित किया था। काशी विद्यापीठ बनारस ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया, ये रहा इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, 7 साल यहां रहा, काजी के पद पर नियुक्त किया गया, मौलाना बदरुद्दीन इसको नाम दिया गया, इसने यहां पर कई किताबें लिखी, 3 किताबें ये रहीं और सब की सब अरबी भाषा में,
सबसे फेमस है किताबुल रहला, जो उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में तो अनुवाद हुई साथ के साथ 1933 में सोचिए यह हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया। और किसने किया? काशी विद्यापीठ बनारस ने इसको प्रकाशित किया फिर, ठीक है ना। इवन जर्मनी भाषा में भी प्रकाशित हुई थी ये, इतनी फेमस है ये, ध्यान रखना। अब बात आती है कि ये किताबें हमने क्यों पढ़ी, इसके बारे में क्यों जाना। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो भारत में 7 साल यहां पर रहा है। कितने साल? 7 साल। और 7 साल जब यहां पर रहा है तो उसने यहां की हर एक चीज को बहुत गहराई से देखा। उसने शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के त्योहार, मूर्तिकला, तमाम सारी चीजों के बारे में इसने जाना, देखा और देखने के बाद अपना किताब लिखी और उसमें भारत का वर्णन किया है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? तो वो उसने वर्णन किया है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो तो है ही है। जब आप इसको देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जो छात्र 2024 में या 2025 में अपना सिलेक्शन स्टडी आईक्यू के साथ या किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का P2I बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी 11 तारीख से केवल और केवल डेमो क्लास स्टार्ट हुई है, उसकी ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हुई है। सोचिए 16 तारीख से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा। 14 तारीख को भी ओरिएंटेशन क्लास ही है, ध्यान रखना। 16 तारीख से प्रॉपर तरीके से आपका पहली लेक्चर, पहला सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा। और इसके लिए आपका फायदा यह है कि इसमें आपको डिस्काउंट इस समय मिल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना। और MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर सोचिए 15 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रखना, 15 तारीख तक आजादी के अमृत महोत्सव में। और फीस मात्र 26,999, जो कि पहले 29,999, 30,000 थी। आज सोचिए 3,000 रुपए का और आपको डिस्काउंट मिल रहा है आजादी के उपलक्ष्य में। इसलिए इंडिपेंडेंस डे सेल के तौर पर इसको देख सकते हैं, तीनों भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। एवरीबॉडी ध्यान रखना, 2024 का ये बैच है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ में प्रॉपर तरीके से अपनी रणनीति के साथ क्लास को आगे बढ़ाइए और सफलता हासिल कीजिएगा। ओके एवरीबॉडी? और ये मैंने आपको रणनीति पहले ही बता रहा हूं कि इस क्लास में आपको मेंटरशिप, लेक्चर नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम 4 स्टेज की रणनीति के साथ आपको मिल रहा है, ध्यान रखना। पहली स्टेज फाउंडेशन की, दूसरी स्टेज प्री के लिए, तीसरी स्टेज मेंस के लिए, चौथी स्टेज इंटरव्यू के लिए। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजों पर फोकस करके आपके लक्ष्य को हासिल करने का प्लान है स्टडी आईक्यू का। बस आपको हमारे साथ चलना है, सफलता हासिल करनी है। और जो आपके साथ क्लास देख रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस पेड बैच में क्लास ले रहे हैं। वो अलग बात है कि वो मेरी क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं कुछ कुछ चीजों के लिए, कि कुछ एक्स्ट्रा अच्छा मिल सकता है। उनसे अगर आप बातचीत करेंगे, देखेंगे तो उनको आपको पता चलेगा क्लास किस लेवल की चल रही है और किस तरीके से चल रही है, वो आपको बताएंगे। बाकी हम अपनी तरफ से तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन इतना पता है कि अगर आप 2024 का सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए हमारे साथ में, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किताबुल रहला यानी कि भारत के वृत्तांत के बारे में, कि इसमें उसने क्या क्या किन किन चीजों का बारे में जानकारी दी है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किताबुल रहला के संदर्भ में ये गलत लिख गया है अलबरूनी, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो बात कर रहे थे हम किताबुल रहला के संदर्भ में, ध्यान रखना, किताबुल रहला, क्योंकि इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 7 वर्ष रहा, 7 वर्ष रहा। और यहां पर सोचिए उसने हर चीज को, प्रत्येक चीज को बहुत नजदीक से देखा। कहां से देखा? बहुत नजदीक से देखा। इसलिए इसकी बातों पर हम क्या कर सकते हैं?
भरोसा कर सकते हैं कि इसने जो कुछ भी बताया होगा वो सही बताया होगा। ठीक है ना। इस किताब में उसने शासन प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, शासन प्रशासन की जानकारी। इसमें उसने सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी दी है। ठीक है ना। उसने इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। इसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के, ध्यान रखना, के प्रयोगों की जानकारी दी है, जो उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। प्रयोगों की जानकारी दी है। इस तरीके से उसने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से उसने इसमें जानकारी दी। ठीक, ध्यान रखना। और जब ये जानकारी दे दी, सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि इब्न बतूता को एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर कहां भेजा? उसको चीन भेजा। ध्यान रखना। और चीन भेजा उसको समुद्री रास्ते के से, कालीकट होते हुए, लेकिन वो गया अपने तरीके से, क्योंकि समुद्र जहाज में उसको लूटने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया, तो वो डर गया। और डर के जब सोचिए, वो फिर समुद्र के रास्ते नहीं, पैदल के रास्ते चाइना पहुंचा, लेकिन चाइना में जो मंगोल खान था उसके दरबार में नहीं पहुंचा, केवल चाइना पहुंचा, पहुंच करके ही सीधा वहां से फिर अपने घर वापस चला गया। सोचिएगा, चीन होते हुए, सोचिए, वो अपने देश मोरक्को यानी कि फेज वापस पहुंचा। ध्यान रखना, अपने यहां वापस पहुंच गया था एवरीबॉडी। ठीक है ना। और 1368 में, ध्यान रखिएगा, 1368 में वहीं पर इसकी मोरक्को में क्या हो गई? मृत्यु। मोरक्को में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के भारत में रहा, भारत में शासन देखा, सारी चीजें की, और इन सब के बारे में इसने जानकारी दी है। अब आइए एक एक करके हम इन सब चीजों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि उसने भारत के बारे में क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा। ठीक है ना। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। अब कहोगे सर चीन को राजदूत बना कब भेजा था? बता देते हैं, 1300 लगभग 42 के आसपास, 7-8 साल यहां पर रहा, 1342 में वहां पर पहुंचा और वहां से सीधा घर निकल गया। यह कंडीशन थी। इसने भारत के बारे में क्या क्या कहा है, तो एक एक करके हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसने जो जानकारी दी है, उसने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों की जानकारी दी। और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग कौन कौन से थे? सोचिएगा, उसके समय में कई सारे प्रयोगों की जानकारी दी। उसने चर्चा की है उसकी राजधानी परिवर्तन की। ध्यान रखना, राजधानी परिवर्तन की। उसने जानकारी दी है आपके सांकेतिक मुद्रा की। और सांकेतिक मुद्रा के समय वो कहता है, सोचिएगा, कि जब जनता से शासक ने, सुल्तान ने वापस सिक्के मंगाए, तो सोचिए महल के सामने एक पहाड़ खड़ा हो गया था नकली सिक्कों का। सोचिएगा, ये उसने कहा कि पूरा का पूरा पहाड़ इकट्ठा हो गया था, क्योंकि इतने सिक्के तो सुल्तान ने जारी ही नहीं किए थे, फिर इतना बड़ा पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? तो सोचना, ये उसने कहा। और उसने कहा कि प्रत्येक हिंदू की घर एक टकसाल बन गई थी, यानी प्रत्येक घर में सिक्के ढाले जाते थे। ये सब उसने बताया। इसी ने कृषि के क्षेत्र में प्रयोग के बारे में बताया। इसी ने, सोचिएगा, और एक जानकारी दी थी अपने उन सब चीजों के बारे में कि उसने कहां पर आक्रमण किया था। सोचिएगा,
खुरासान अभियान के बारे में भी इसने जानकारी दी। खुरासान अभियान के बारे में कि ये प्लान किया था उसने, तो इन सब के बारे में उसने जानकारी दी। ठीक, अब दूसरी बात, जानकारी देने के साथ साथ उसने और क्या क्या बताया? उसने बताया कि भारत में, भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना, हिंदुस्तान में पराजित राजाओं की बेटी और उनकी स्त्रियां, सोचिएगा, हरम में रखी जाती थी, उनको दास बनाया जाता था, उनको बेचा जाता था, बेचा जाता है। और ये मूलतः कौन होती थी? ये होती थी हिंदू स्त्रियां, हिंदू, ये मूलतः हिंदू होती थी। इनको हरम में रखते थे, नौकरानी बना के रखते थे, उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते थे और उनको लगता था तो दास बना करके उनको बेचा भी जाता था। ये समझ लीजिए, ठीक है ना? ये उसने इन सब चीजों के बारे में बताया, समझिएगा। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा कैसा है, पूर्वाग्रह है उसके अंदर, क्योंकि वो जितनी बुराई करता है वो हिंदुओं की बुराई करता है, मुसलमानों की कोई बुराई नहीं करता। इसका मतलब है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि वह थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति पूर्वग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि प्रत्येक हिंदू बुरा नहीं होता, इनको बुराइयां करता है, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, नौकरानी बना के रखा जाता, सारी चीजों के बारे में कहा जाता था, समझिए ना? ओके, एक तो जानकारी ये दी, प्रत्येक घर हिंदू के टकसाल में, प्रत्येक हिंदू के घर टकसाल बन गई, ये लोग नौकरी करते थे, ये चोर थे, डकैत थे, ये सब कहता है वो, काफी हद तक कहता है, ठीक है ना? यानी कि वो भारत में हिंदुओं को क्या कहता है? हिंदुओं को चोर और डकैत कहता है, चोर और डकैत कहता है, समझिएगा। ये समस्या है थोड़ी थोड़ी, इसके बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग भारत में भारतीय राजा, भारतीय लोग, हिंदू लोगों के प्रति उसके जो विचार हैं वो यहां से पता चल रहे हैं, ठीक है ना? इसके अलावा और देखेंगे तो इसके अलावा जो है वो यहाँ की डाक प्रणाली के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? डाक प्रणाली, सोचिएगा, डाक प्रणाली के बारे में जानकारी देता है। डाक प्रणाली यानी कि जहां पर आपके क्या होते थे, डाक में काम करने वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने वाले लोगों का एक सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है ना? जहां पर जगह जगह पर क्या होती थी, डाक प्रणाली में जगह जगह पर हर कुछ कोस पर क्या होती थी, डाक चौकी, डाक चौकी होती थी। और वहां पर कौन रहते थे? हरकारे, हरकारे हमेशा तैयार रहते थे, बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट, कि सामने वाले वहां से कोई डाक या सूचना आए और मैं तुरंत घोड़ा लेकर के दौड़ जाऊं और वहां पर दूसरी जगह पर जाकर दे आऊं। यानी एक ही व्यक्ति 500 मील की दूरी तय नहीं करता, बल्कि 500 लोग एक एक मील की दूरी तय करते हैं। यहां से दिल्ली से चले अलीगढ़ तक, अलीगढ़ से जो आने वाला है वो अलीगढ़ से वापस यहां आ जाएगा। इस तरह से दो चौकियों के बीच में लेन देन होगा, इसी तरह से उधर भी लेन देन होगा, ये समझ लीजिएगा। तो सूचना देने वाले क्या होते थे? हरकारे होते थे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? एवरीबॉडी क्लियर हो गया? और इन डाक चौकियों को कहते थे, एक विशेष नाम दिया गया है उसने, इनको दावा कहता है। इनका जो नाम दिया है उसने वो क्या कहता है? ये डाक चौकी क्या होती थी? दावह कहा है, दावा। और हरकारे जो होते थे ये सोचिए एक लगभग 2.5 फीट का डंडा लिए रहते थे, डंडा लिए रहते थे, उस डंडे में घुंघरू बंधे होते थे,
घुंघरू बंधे होते थे। अब घुंघरू क्यों होते थे? जिससे कि जब भी वो घोड़े पर चले या कहीं भी दौड़े या कुछ भी करें, वो घुंघरू बजते जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ये डाक जा रही है। ठीक है ना। हाथ में चिट्ठी होती थी, कमर में बंधी होती, कमर में रख लेते थे और हाथ में डंडा लेकर घोड़े से आना जाना करते थे। घुंघरू बंधे हुए थे, जिससे आवाज से पता चल जाता। ठीक है ना। इसमें वो जानकारी देता है किस चीज की, कि एक जो मील का पत्थर होता था, जगह जगह पर क्या बना रखे थे, मील का पत्थर लगा रखे थे, उपयोग करते थे। और इन मील के पत्थरों क्या कहते हैं? इन मील के पत्थरों को कोह या कोस कहते थे। क्या क्या कहा जाता है उसने? कोह या कोस। अगर आप आज भी देखोगे तो पुराने समय के लोग वो किलोमीटर नहीं जानते, वो मील नहीं जानते, वो कोस के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग 2.5 से 2.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। एक कोस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के लगभग की डिस्टेंस होती है। उस कोस का इस्तेमाल किया है, इसने कहा है उसको। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये इसने एक जानकारी दी यहां पर डाक चौकी के बारे में। इसके अलावा उसने और क्या क्या जानकारी दी है वो देख सकते हैं। अन्य जानकारियां जो इसने भारत के बारे में दी हैं, देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, वो जानकारी देता है यहां पर सती प्रथा के बारे में, कि यहां पर सती प्रथा चलती है, ध्यान रखना। एक, वो जानकारी देता है यहां की दास प्रथा के बारे में। ठीक है ना। इसके अलावा वो यहां के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी देता है, हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना। वो यहां के प्रमुख संतों के बारे में जानकारी देता है, प्रमुख संतों की जानकारी देता है। ठीक है ना। और क्या जानकारी देता है? यहां के प्रमुख स्मारकों के बारे में जानकारी देता है, प्रमुख स्मारक, विशेषकर कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में जानकारी देता है, स्मारक के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना। और किसकी जानकारी देता है? यहां के कौन कौन से फल मिलते हैं, कौन कौन से अनाज पैदा होते हैं, फल और अनाज के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना। इवन सम्राट या सुल्तान के दरबार या महल, उसकी जानकारी देता है। ये रहा एवरीबॉडी। क्लियर है? तो इस तरीके से उसने सुल्तान के दरबार की जानकारी, ठीक है ना, फल अनाज इन सब के बारे में जानकारी, आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी, ठीक है ना, डाक प्रणाली के बारे में जानकारी, हमारे जो तीज त्योहार और तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं उन सब के बारे में जानकारी देता है। इस तरीके से लगभग भारत के हर पहलू के बारे में उसने जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यह है इब्न बतूता का भारत के संदर्भ में विवरण। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर सोचिएगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका यह स्रोत काफी अच्छा माना जाता है, काफी अच्छे स्तर पर माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसका उपयोग आप लोग अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जो रियली में सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। जो मैंने जानकारी दी है, जो चीज मैंने आपको बताई है ना, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आपका विषय है तो अलवन वो आपके इब्न बतूता पर आपके पूरी शॉर्ट नोट बन जाता है। इससे संबंधित कोई प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्यकालीन इतिहास में इब्न बतूता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो आप बता सकते हैं। किसी भी स्तर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बस मैं चाहता हूं कि चाहे यूट्यूब हो चाहे पेड क्लास हो, आप जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ढंग से पढ़ें और सफलता हासिल करें। ओके, बात समझ गए? और किसी व्यक्ति को कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आप मुझे कांटेक्ट करना है, कोई भी कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ये मेरा कोड है MK लाइफ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का, और ये मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है ये। ओके, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और
जो पढ़ाया गया उसको नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।